हेलो, नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस का जो आज की एग्जामिनेशन हुई है पहली पारी में, उसके पूरे टोटल 150 क्वेश्चन जो 150 क्वेश्चन आए हैं उन सभी का सॉल्यूशंस देखेंगे हम। सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं उन सभी का सटीक सॉल्यूशन मैंने यहाँ आप सभी को देने का प्रयास किया है। आप मैच करवा लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपके बैठते हैं वो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अपना विश्लेषण आप एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारा रीजनिंग से उठकर आया था, जिसमें पूछा गया था कि पेन का संबंध लिखने से है, तो फिर इससे सिमिलर संबंध किस ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो इसमें था चम्मच का संबंध किससे है, खाने से है। ठीक है, क्योंकि पेन से हम लिखते हैं तो चम्मच से हम खाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी क्या था कि भिन्न शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और गाय, मुर्गी, भक्तिन ये हैं जो स्त्रीलिंग शब्द हैं। और इसके अलावा जो आपका बेटा शब्द है, ये बेटा शब्द है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ये भिन्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 3 शब्द आपस में मिले हुए हैं और एक अलग है। जो 3 शब्द अलग अलग 3 शब्द हैं वो तो फलों के नाम हैं, और गोभी एक सब्जी का नाम है, इसलिए ये अलग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, मैं यहाँ क्या है थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन है जो टाइम लग सकता है ज्यादातर। ठीक है दोस्तों, तो उस टाइम को कम करने के लिए आपके लिए मैं ये जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। जहां एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी वहां मैं एनालिसिस भी बिल्कुल करूंगा। यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि क्लास का संबंध जो है वो DMBTT, इसको क्लास को लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में ब्लू को कैसे लिखा जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C के बाद में D, L के बाद में M, A के बाद में B, और S के बाद में T, और S के बाद में T है। उसी प्रकार B के बाद में यहाँ पर C, ये ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, L के बाद में M, U के बाद में V, और E के बाद में F। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्यूट को BTSD लिखा जाता है, तो काइंड को कैसे लिखा जाएगा। क्यूट को BTSD लिखा जा रहा है दोस्तों, क्यूट को क्या लिखा जा रहा है, BTSD लिखा जा रहा है ना दोस्तों। तो मैं अब बात करना चाहूंगा कि क्यूट को BTSD लिखा है, तो यहां से देखिए जरा, B के बाद में आता है C, T के बाद में आता है U, एंड S के बाद में आता है T, और D के बाद में आता है E। तो इसी प्रकार हमें यहां देखना है, यानी यहां C से एक अक्षर कम, एक अक्षर पीछे, तो उसी तरह से K से एक अक्षर पीछे आ जाएगा आपका J, I से एक अक्षर पीछे आ जाएगा H, और N से एक अक्षर पीछे आ जाएगा M, और यहाँ D से एक अक्षर पीछे आ जाएगा C। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट 5 नंबर क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, जहां पर बेंजामिन शब्द को लिखा गया है, उल्टा लिख दिया गया है यहाँ पर बेंजामिन शब्द को, और उसी कूट भाषा में पॉवर्टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था हमारा कंप्लीट, जिसमें हमने क्या किया कि जो बेंजामिन शब्द है इसको पीछे से स्टार्ट किया, और उसी तरह से हमें पॉवर्टी शब्द को लिखना था। तो पॉवर्टी को देखो POVERTY इस ऑप्शन में लिखा गया है, तो यह ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें। तो 7 में देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि आपको एक समुच्चय दिया गया है बादाम, काजू और अखरोट का, इससे मेल खाने वाले शब्द को आपको ढूंढना है। यहाँ पर है खुबानी शब्द, क्योंकि जो केला है वो एक फ्रूट है, सेब एक फ्रूट है, तरबूज एक फ्रूट में आता है, तो खुबानी जो कि है इसके साथ में मैच खाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी वही समानता से संबंधित क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन। हिरण, गाय और जिराफ का जैसे संबंध है, क्योंकि ये स्थल पर रहने वाले हैं और शाकाहारी जानवर हैं, तो इनमें से घोड़ा इनके साथ में समानता रखता है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 9 में, जहां पर 34 ये सीरीज दी गई है, 34 के बाद में 41, 41 के बाद 48, 48 के बाद में 55। तो यहां पर देखिए जरा, आप देखेंगे तो प्रत्येक बार में +7 हो रहा है, तो प्रत्येक बार में अगर +7 करते हैं तो लास्ट वर्ड हमारे पास 69 है, और 69 में +7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 76। तो 76 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलें तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या है, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन है। तो यहां देखिए
यहां क्या है, उल्टी सीरीज स्टार्ट हो रही है। उल्टी सीरीज देखिए जरा, स्टार्टिंग में पहले आई से स्टार्ट है, तो आई के बाद में देखिए जे के, दो अक्षर का गैप है, दो अक्षर के बाद में आपको एल दे रखा है, फिर एल के बाद में एम एन, फिर ओ दे रखा है, फिर ओ के बाद में जैसे पी क्यू, फिर आर दे रखा है, फिर आर के बाद में एस टी, फिर यू दे रखा है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो आई किन दो अक्षरों के गैप के बाद में आया होगा, क्योंकि आई से पहले दो अक्षर आएंगे, जी और आपका एच। कौन सा शब्द आएगा, जी और एच। तो आई से पहले जी और एच आएंगे, तो जी एच से पहले कौन सा शब्द है, एफ है, और बीच में जी एच होंगे आई के बीच में और एफ के बीच में। सो एफ हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए जरा सीरीज देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके शब्दों को पकड़ेंगे। यहां से के है, स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, के दे रखा है, तो के से बात करें। के बाद में एल को छोड़ा, एम पकड़ा, एम के बाद में एन छोड़ा, ओ पकड़ा, ओ के बाद में पी छोड़ा, क्यू पकड़ा, ऐसे करके एस, एस के बाद में यू आ जाएगा लास्ट में। तो यहां यू से मतलब नहीं है, यहां एक्चुअल में पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि इसमें से कौन सा, जो सीरीज में कौन सा ऐसा संख्या है या कौन सा ऐसा वर्णमाला का अक्षर है जो कि गलत यहां पर यूज किया गया है। तो देखिए दोस्तों जरा, अगर आप देखेंगे तो 27 के बाद में 39 आ रहा है। 27 में अगर आप 12 जोड़ते हैं तो 12 जोड़ने के बाद में आता है 39, और 39 में 12 जोड़ते हैं तो 51, 51 में 12 जोड़ते हैं तो 63, और 63 में अगर 12 जोड़ते हैं तो 75 आएगा, लेकिन यहां पर 76 दे रखा है, इसलिए 76 एक गलत अंक रहेगा, गलत संख्या हो जाएगी। यहां पर आपको सॉल्यूशन करना है इसका, जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। इसको आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। अभी जो यहां पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो मेरे इस क्वेश्चन पेपर में यहां पर जितने भी सॉल्यूशन या जितने भी टिक मार्क कर रखे हैं, तो वो टिक मार्क पर आपको नहीं जाना है। मैं जो बोलकर बता रहा हूं, जो मैं टिक करके बता रहा हूं, उन्हीं पर जाना है, क्योंकि ये किसी बच्चे का पेपर है, वहां से मैंने इसको लिया है, लेकिन मैं इसको सोल्व करा रहा हूं स्कैन करते हुए, है ना। यहां पर देखिए इस सवाल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में, कि प्लस का मतलब तो भाग देना है, माइनस का मतलब है जो जोड़ना है, और गुणा का मतलब घटाना है, और भाग का अर्थ है गुणा से है। ठीक है, तो इस सब चीजों का अगर आप वैल्यू पुटिंग करेंगे, चिन्हों के स्थान पर चिन्ह रखेंगे, तो देन तब आ जाके आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 13 में 12 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 12 आंसर आएगा, 12 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप बात करोगे तो देखिए इन दोनों वर्ड्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, और 24 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 25 आएगा। अगर इनको 3 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 5 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और 15 में 1 ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा। इसलिए हमारा 16 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 15 में एक आपको वेन आरेख बताना है, जिसमें चील, पक्षी और मगरमच्छ, इन तीनों का संबंध बताना है। चील, पक्षी और मगरमच्छ का संबंध अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में देखिए कि चील है जो कि एक पक्षी है, लेकिन मगरमच्छ पक्षी है नहीं, तो यानी दोनों चीजों का तो एक संबंध है, और लेकिन मगरमच्छ का एक अलग संबंध है। तो इसे आप कैसे वेन आरेख बनाओगे, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा यहां पर हमारे इस क्वेश्चन में आंसर। आगे बात करें, आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको वेन आरेख से संबंधित है। मंगल ग्रह, ग्रह और आकाशीय निकाय में है। क्वेश्चन नंबर 16 में ए ऑप्शन इज करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को सही भी नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैंने डिफरेंशियल देखा है, 2-3 लोगों का पेपर देखा था, उन्होंने अलग अलग इसको अटेम्प्ट किया है। जबकि एक बात करें हम, जो आकाशीय निकाय एक पूरा होता है, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रह होते हैं, और ग्रहों में से एक ग्रह आपका क्या है, मंगल ग्रह है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। आगे चले क्वेश्चन नंबर 70 पे। 17 पे चले तो 17 में भी वही वेन आरेख का क्वेश्चन है, महिलाएं हैं, चिकित्सक, वैज्ञानिक से संबंधित क्वेश्चन है, और इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट रहेगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन रहेगा, सी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि तीनों में अंतर संबंध हो सकता है, इसलिए तीनों के अंतर संबंध वाले वेन आरेख को ऐसे दर्शाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन बी बहुत सारे लड़कों ने किया है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। अंतर संबंध, क्योंकि इन दोनों चीजों में भी हो सकता है, महिला और वैज्ञानिक में भी अंतर संबंध हो सकता है, इसलिए इन तीनों को कॉम्बाइन में हमें दर्शाना पड़ेगा, अलग अलग नहीं दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करें कि कौन सी दर्पण छवि है जो इस चीज को शो करेगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि डब्ल्यू का आकार है जो इधर चला जाएगा, एंड जो आपका ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल का ये वाला फेस है ये इधर घूम जाएगा, एंड ये वाला जो फेस है ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये गोल तो वैसे के वैसे रहेगा, एंड डब्ल्यू का है जो ऐसे कैसे हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन नंबर 18 में बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए दोस्तों,
यहां पूछा गया है कि जो पैटर्न को नेक्स्ट थ्योरम में कौन पूरा करता है, तो यहां पर आप खुद मैच कर लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ठीक है, आप कैसे भी मैच कीजिएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैंने तो इसको चेक कर लिया है। और दोस्तों आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप जरा देखिए, जो एफ लिखा है इसको हमने अगर क्लॉकवाइज इसको घुमाया है, थोड़ा सा इसको हमने राइट साइड में घुमाया, तो राइट साइड में इसको जैसे ही घुमाएंगे तो ये एफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा आप जैसे ही एंगल में इसको इधर पूर्व की साइड में राइट साइड में क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये नीचे हो जाएगा। उसी प्रकार इस एरो को आपको घुमाना है, इस एरो को आप जैसे ही घुमाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन ये इस प्रकार से बनेगा तो सही दोस्तों, लेकिन जरा देखिए कि इस एरो में और इस एरो में कुछ डिफरेंट है। इस डिफरेंट ये है कि ये जो बीच का चीज है ये नहीं होना चाहिए, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करें तो 21 में देखिए दोस्तों, रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया था। रोहित ने क्या किया था, पश्चिम की ओर चलना शुरू किया था। ये पश्चिम मैंने इसको चला दिया है, 300 मीटर चला है और उसके बाद में दाईं ओर मुड़ गया। तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि ये ऊपर चला गया, 200 मीटर चल दिया है। फिर उसके बाद में वहां से वो बाईं ओर मुड़ता है और कुछ कदम चलता है। तो यहां पर आने के बाद में दोस्तों ये क्या है कि पश्चिम दिशा के सम्मुख खड़ा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें क्या है कि एक जानवर है जो 29 मीटर दक्षिण की तरफ जा रहा है, 29 मीटर कहां जा रहा है, दक्षिण की तरफ, और यहां से वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है और 14 मीटर चलता है। और फिर उसके बाद में वो वहां से दाएं मुड़ता है, फिर 18 मीटर चलता है, एंड 18 मीटर चलने के बाद में वापस बाएं मुड़ता है और 27 मीटर चलता है। तो वही बात हो गई जो पिछले क्वेश्चन में था कि ये किस दिशा के सम्मुख है, पश्चिम दिशा के सम्मुख है। 23 क्वेश्चन की बात करें, 23 भी इसी से रिलेटेड है, दिशात्मक परीक्षण से संबंधित। अनीस क्या करता है, उत्तर की तरफ जाता है 100 मीटर और उसके बाद में यू टर्न लेता है। और यू टर्न जो होता है, एक्चुअली में जो यू टर्न होता है वो ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा यू टर्न बोला जाता है, इसको यू टर्न ऐसे बोला जाता है। तो जो यू टर्न होता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, 100 मीटर इधर चलता है और 100 मीटर इधर चलता है। इसलिए ये 23 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। आप इसको सोल्व कीजिएगा, यहां से यू टर्न गया, यहां से यू टर्न गया एंड इधर रहा, तो ये पश्चिम पूर्व दिशा के सम्मुख खड़ा है। ठीक है, 24 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो देखिए इसमें जरा समझने वाली बात है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसको गलत किया है, इस बंदे ने भी इसको गलत किया है। 24 की बात करें कि इसमें देखो कथन दे रखा है कि कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं। इसने यहां तो कंक्लूजन सही स्पष्ट किया है कि कुछ बास्केटबॉल, ये देखिए मैं बना के बताता हूं आपको कि यानी बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, उसमें से जो कुछ खिलाड़ी हैं वो क्या हैं, वो आपके महिलाएं हैं। ठीक है, तो महिलाएं हैं। अब इसमें देखिए निष्कर्ष क्या दे रखा है, ये तो हमारे हैं प्लेयर एंड ये है हमारी वुमेन्स। ठीक है, इसमें से कुछ हैं, तो इसमें अगर बात करें तो कुछ बास्केट खिलाड़ी महिलाएं नहीं हैं, तो कुछ तो महिलाएं हैं तो कुछ नहीं है, तो महिलाएं तो इसका मतलब वो कुछ पुरुष हो जाएंगी। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही रहेगा। वैसे तो देखिए आगे मैं बात करूं दूसरे निष्कर्ष की, तो सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उसने अपने कथन में कहा है कि कुछ महिलाएं खिलाड़ी हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहां पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें कथन निष्कर्ष एक है जो अनुसरण इस चीज का करता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 पर बात करें तो 25 में भी आपको वही कथन निष्कर्ष से संबंधित है। इसमें क्या है कि जितने भी पियानो वादक हैं, मैं आपको समझाता हूं कि इसमें दे रखा है कि जितने पियानो वादक, मैं इनको पियानो वादक मान लेता हूं जो कि पियानो बजाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सभी के सभी क्या हैं कि नृत्य करने में अच्छे हैं, ये डांस करने में अच्छे हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको निष्कर्ष मालूम करना है, सभी लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक हैं। यानी जो भी डांस करने में अच्छे लोग हैं वो क्या पियानो वादक हैं क्या, पूरे के पूरे नहीं है। तो इसलिए हमारा निष्कर्ष फर्स्ट है जो रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ लोग जो नृत्य में अच्छे हैं वो पियानो वादक हैं। ये जो नृत्य में पूरे अच्छे हैं, इनमें से कुछ लोग यानी इतने से लोग जो हैं वो पियानो वादक हैं, अच्छे डांसरों में से हैं। तो इस वजह से ये करेक्ट रहेगा, निष्कर्ष नंबर 2, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 में भी कथन निष्कर्ष दे रखा है। इसमें क्या है कि कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं हैं। यहां पर वैज्ञानिक हैं, यहां पर क्या है, आपके साइंटिस्टों को मैं शामिल कर लेता हूं। इसमें से क्या है कि इतने सारे वैज्ञानिक हैं, इन वैज्ञानिकों में से कुछ वैज्ञानिक क्या हैं, महिला नहीं है, तो क्या होंगे फिर भैया, पुरुष होंगे। ठीक है, महिला नहीं है तो क्या होंगे, पुरुष होंगे। ठीक है, और इस यानी इतने से यानी कुछ तो हैं जो पुरुष हैं, कहना ये चाह रहा है ये सवाल, और जो बाद बाकी बचे हैं वो महिलाएं हैं। तो इसमें देखिए निष्कर्ष की बात करें तो सभी महिलाएं वैज्ञानिक हैं क्या, नहीं है, क्योंकि कुछ तो क्या है, पुरुष हैं, इसलिए पहला भी गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करें सभी वैज्ञानिक महिलाएं हैं, तो महिलाएं तो है ही नहीं। ठीक है,
तो इसमें आपके दोनों निष्कर्ष नहीं फॉलो करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 27 की बात करें, 27 में भी आपको वही तर्क मजबूत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। आपको और किसी बात से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ कथन पर या जो तर्क दे रखा है उससे संबंधित बात पर फॉलो करना है। जैसे कि हाँ, परीक्षा छात्राओं की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करती है, क्योंकि यहां पर इस तर्क फर्स्ट में परीक्षाओं से संबंधित बात की गई है, तो इससे संबंधित है, इससे रिलेटेड है, इसलिए ये तो होगा। लेकिन देखिए दूसरे में ये पसंद नापसंद के बारे में बात की गई है, जो कि गलत है। तो इसलिए तर्क फर्स्ट है जो कि मजबूत रहेगा इस प्रश्न के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 में जो दे रखा है वो समानता से संबंधित है। कमल का, गुलाब का, लिली का, ये क्योंकि तीनों फूल हैं इसलिए गेंदे के फूल से इनका मजबूत संबंध रहेगा। 29 की बात करें, 29 में देखिए आपका कान है, आंख है, नाक है, ये सब बाहरी अंग है, लेकिन जो यकृत है वो आंतरिक अंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट रहेगा। 24 की बात, सॉरी 30 नंबर की बात करें तो 30 नंबर में देखिए एक ए और डी के अंदर दो अक्षरों का गैप है, एस और टी के अंदर, एस और वी के अंदर दो अक्षरों का गैप है। यहां पर भी जी और एच में देखो कोई अक्षर का गैप नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 31 की बात करते हैं। 31 में देखिए यहां पर मेमोरी को उसके संग्रहण बेस की बात करें तो संग्रहण बेस में आपका जो यहां पर इस लड़के ने लगाया है ऑप्शन नंबर सी, जबकि संग्रहण बेस में आपको बढ़ते हुए क्रम में शो करना था, जिसमें हार्ड डिस्क है जो सबसे ज्यादा रहेगी, और हार्ड डिस्क के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। 32 की बात करें, 32 में देखिए उत्तर तालिका को स्कैन करने के लिए आप सभी जानते हैं, आप सभी ने ये एग्जाम भी दी है, ओएमआर सीट होती है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, इसमें जीयूआई ग्राफिकल यूनिट इंडेक्स की बात करते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए आपको इसने एमएस विंडो को किया है, एमएस विंडो होता है, जबकि लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है ना, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं जो कि जीयूआई से आधारित है, जबकि एमएस डोस नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे चलें, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। जीयूआई का पूर्ण रूप बताना है आपको, ग्राफिकल जो सॉरी, इसमें मैंने ऊपर जो नाम लिया था इसका, ये जीयूआई का पूर्ण रूप मैंने बात की थी, उसमें जीयूआई का पूर्ण रूप होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट रहेगा। 35 की बात करें, विंडो 10 लोड होने के बाद में मॉनिटर पर जो दिखने वाली स्क्रीन है वो क्या कहलाती है, डेस्कटॉप कहलाती है। बिल्कुल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, कौन सा इंटरनेट एक ब्राउजर नहीं है, तो इंटरनेट का एक ब्राउजर टिंडर नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज होता है जिसमें ई लिखा आता है, वो एक इंटरनेट का ब्राउजर है। बिल्कुल है। मोजिला फायरफॉक्स आप जानते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर वो भी AX करके लिखा आता है, तो वो भी है टिंडर, जबकि कोई ऐसा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। 37 की बात करें, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर अगर आप क्या करना चाहते हैं, इसको कुंजी का प्रयोग करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे, शॉर्टकट की का F11 का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, जो अगर किसी भी विंडो को फुल स्क्रीन आपको करना है। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसमें देखिए आपको न्यू क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। 31 में जो आपका न्यू इनकोग्निटी विंडो है ये हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, इसमें क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है, तो इसमें आपको बुकमार्क को सही करना है, बुकमार्क एक करेक्ट आंसर है। एसएमपीएस का पूर्ण रूप बताना है, इसका जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है एसएमपीएस का पूर्ण रूप, ये ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट है जो इसमें सिंपल मोड पावर सप्लाई करके आए हैं, जबकि स्विच मोड पावर सप्लाई इसका करेक्ट आंसर है। 41 की बात करें तो 41 में जो 2 MB कैश मेमोरी होती है इसको किसके इक्वल माना जाएगा, एक्चुअल में 2 MB जो कैश मेमोरी है इसको माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर, क्योंकि जो ये कैशे मेमोरी होती है ना, ये जो हमारी एक्चुअल मेमोरी होती है, रैम मेमोरी होती है ना, रोम मेमोरी होती है, उसके डबल में मल्टीप्लिकेशन में काम करती है, इसलिए इसको ऐसे 2 × 1024 बाइट्स के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 42 की बात करें, 42 में सीपीयू का विभाग जो तार्किक इकाइयों का या लॉजिकल ऑपरेशंस को निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं, एएलयू कहते हैं, क्योंकि एएलयू को आपको पता होगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स के बारे में है, तो ऐसे ही इसके नाम में आ रहा है लॉजिकल ऑपरेशन, तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, एएलयू इसका करेक्ट आंसर है। 43 की बात करें तो डेस्कटॉप एक कंप्यूटर होता है, उसमें सबसे बड़ा मेमोरी की बात करें तो सबसे बड़ी मेमोरी में कौन किसको गुना जाएगा, 43 की बात करें तो कैशे एक सबसे बड़ी मेमोरी है। 44 की बात करें, आउटपुट डिवाइस का नाम बताइए, तो आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर, बिल्कुल।
45 की बात करें, 45 में इनपुट डिवाइस के रूप में माइक्रोफोन है जो व्यक्ति की आवाज को सहेजने का काम करता है। 46 में बात करें, 46 में एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं हो सकती है, तो वो आपका डिजिटाइंग टैबलेट होता है। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, डिजिटलाइंग जो टैबलेट होता है उसका इनपुट डिवाइसिंग नहीं है। ये इनपुट डिवाइस तो है लेकिन ये पॉइंटिंग नहीं है, ये इशारात्मक नहीं होती है, ये अलग होती है। बाद बाकी जो है वो पॉइंटिंग होती हैं। 47 की बात करें, 47 में आपका जो है आउटपुट डिवाइस की है जो रंगों का निरंतर रेखाएं दर्शाती है, डेजी व्हील प्रिंटर होता है जो कि आउटपुट डिवाइस के रूप में है। प्रिंटर का रेजोल्यूशन का मापन किसमें होता है? प्रति इंच डॉट्स में, यानी प्रति इंच, एक एक इंच पर आपके डॉट्स मिलेंगे यहां पर, इसलिए प्रिंटर के अंदर ये रेजोल्यूशन होता है। इसी को आपको करेक्ट मानना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 49 की बात करें, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, लेजर प्रिंटर की हार्ड कॉपी रहती है जो आउटपुट डिवाइस नहीं होती है। 49 में मैंने इसको करेक्ट किया है, 49 में लेजर प्रिंटर। 50 की बात करें, इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है? तो थर्मल प्रिंटर जो है वो इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण माना जाएगा, सॉरी इंकजेंट प्रिंटर है, यह इसका सही आंसर है दोस्तों। इंकजेंट जेट प्रिंटर ये एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है। 51 की बात करें, पिक्सल की वो संख्या जो कि स्क्रीन को समायोजित करती है वो रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग शो करती है। पिक्सल हमेशा रिजोल्यूशन को शो करता है, तो ये हमारा करेक्ट रहेगा। 52 में बात करें तो उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेसिंग निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रबंधन का काम है, जो कि इसमें 52 में आपका करेक्ट आंसर रहेगा मेमोरी का। मेमोरी प्रबंधन का काम रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम रहता है वो मेमोरी का प्रबंधन करने का मुख्य काम करता है, इसलिए इसमें डिवाइस प्रबंधन नहीं होगा, मेमोरी प्रबंधन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, 53 में आपको जो है कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, 53 में है जो आपका मालवेयर से सुरक्षा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम नहीं है। और डिवाइस प्रबंधन करना, मेमोरी प्रबंधन करना, नेटवर्क प्रबंधन करना, ये हैं, इनमें सबसे ज्यादा मेमोरी प्रबंधन करना है। लेकिन मालवेयर यानी जो वायरस वगैरह हैं, इनसे सुरक्षा का काम नहीं है। यहां पर देखिए कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो देखिए मैक ओएस है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, जबकि BIOS है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ये एक बायोलॉजिकल इंटरफेस, एक पिक्चर का एक ऐसा कुछ है जो कि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द भी नहीं है ये। ठीक है दोस्तों, तो BIOS हमारा करेक्ट रहेगा 54 में। 55 की बात करें, विंडो 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो 55 में अगर देखा जाए तो 55 में ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि कुछ दिन पहले यानी कुछ सालों पहले विंडोज 95 आया था, उसको चेंज करके 876 ऐसे कुछ चेंज किए गए थे, नाम इनके अलग अलग रखे गए थे, जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। 56 की बात करें, 56 में MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत अंडू करने के लिए क्या करते हैं? Ctrl+Z का यूज करते हैं। 57 की बात करें, MS एक्सेल में कौन सा चार्ट 100% जोड़ने तक प्रतिशत को दर्शाता है? तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा 57 में वो रहेगा पाई चार्ट, क्योंकि पाई चार्ट में आपने देखा होगा कि पाई चार्ट में क्या बना रहता है, ऐसे आपके पाई बनी रहती है और इसमें लिखा होता है 50%, 60%, ऐसे करके ये टोटल जो गोला होता है जो 100% को शो करता है। इसमें चाहे 360 डिग्री हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये शो करेगा ऐसे 100% तक जोड़ने का काम करेगा। सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग और विषम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को अलग करने के लिए कौन सा विकल्प काम आता है? बैंडेड कॉलम होता है, जो कि इस तरह से किसी भी संख्या को, किसी भी अक्षर को बैंड करके रखता है और ये अलग दर्शाता है, क्योंकि आगे आप माइनस करेंगे तो बीच में अगर माइनस दर्शाना है तो यहां आपको बैंडेड कॉलम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 59 की बात करें, पैराग्राफ में प्रारंभिक के दीर्घ जो अक्षर होते हैं, कैपिटल लेटर होते हैं, उन्हें बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए आपका जो आंसर है 59 में, वो 59 में C एंड D में से मुझे अभी करेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसका ज्यादातर आंसर रहेगा वो आपका सी ही रहने वाला है। कौन सा आंसर रहेगा दोस्तों? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 60, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग कौन सा डायलॉग बॉक्स खोलता है? मतलब तो इसमें पता है F जो 1 2 होता है ना, इसका यूज होता है सेव एज के लिए। अब आते हैं हमारे राजस्थान जीके के क्वेश्चनों पे, और इसमें कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? तो 14वीं शताब्दी का कवि जो माना जाता है अमीर खुसरो को माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? 1240 में हटाया गया था। 1236 में तो वो उन्होंने गद्दी को प्राप्त किया था, 1240 में इनको हटा दिया गया था। 3 साल 6 महीने और 6 दिन कुछ 18 दिन कुछ ऐसे इनका पूरा टोटल जो है इनके हाथ में रहा था राजगद्दी। और क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, मोट की मस्जिद का निर्माण जो हुआ था वो सिकंदर लोदी के
शासनकाल में हुआ था? ये ऑप्शन नहीं है। सिकंदर लोदी के शासनकाल के टाइम पे मोट के मंदिर परिषद का निर्माण हुआ था। 64 की बात करें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम जो है वो बनाया गया था 1878 में। ये इस बंदे ने गलत किया है इसको, 1878 करेक्ट आंसर है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 65 की बात करें 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी का जो गठन है वो किया गया था? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 66 की बात करें कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 अप्रैल 1919 को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। 67 की बात करें विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं हमारे राजस्थान में होकर गुजरती है, अरावली पर्वतमाला है, सबसे बेस्ट है, सबसे पुरानी है। छोटा नागपुर पठार में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? सोना नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहां पर लोहा, कोयला, मैग्नीज सब तरह की धातु पाई जाती है सोने को छोड़ करके। ठीक है दोस्तों। 69 की बात करें मृदा अपरदन में कौन सा एक कारण नहीं हो सकता है? एक बात बताइए, मृदा अपरदन पेड़ों की कटाई से होता है, जो भैंसे होती हैं, जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं या पालतू जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उनको चरने की वजह से भी मृदा अपरदन का ज्यादा चांस रहता है, बाढ़ आने से चांस रहता है, भूस्खलन से रहता है। लेकिन एक बात बताइए, पेड़ लगाने से मृदा अपरदन नहीं होता है। पेड़ लगाने से मृदा की जड़ें मजबूत होती हैं और इस वजह से मृदा अपरदन का ये कारण नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। अंगूर की खेती को विटिकल्चर के नाम से जाना जाता है। जूम कृषि क्या है? आपको सभी को पता होगा, स्थानांतरित कृषि है। 72 की बात करें जून 2020 में जनसंख्या घनत्व के मामले में बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि उन्होंने चीन को जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है उसको सही समझा होगा, लेकिन जनसंख्या घनत्व पूछा गया है दोस्तों यहां पे, तो मोनाको करेक्ट आंसर है रहेगा। 73 की बात करें, 73 में देखिए वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ निकट खनिजों का, जो निकटतम भूपृष्ठ के निकटतम खनिज होते हैं ना, उनका उत्खनन का काम किया जाता है। दोस्तों इसमें देखो इन्होंने कूप की खनन का किया है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। यहां पर विवर्त खनन ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जो कि एक ओपन माइनिंग का काम होता है ना। ओपन माइनिंग एक खुले क्षेत्र के अंतर्गत, ये जो कास्ट ओपन कास्ट सिस्टम रहता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, भूपृष्ठ पे ही कुछ खनिज मिलते हैं, तो वहां पर जेसीबी वगैरह से थोड़ी बहुत खुदाई करवाई जाती है, ज्यादा डीपली भूमि के अंदर खुदाई नहीं होती है, तो इसे बोला जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कोविड-19 का क्या संबंध है? ये सभी ने सही किया होगा, लगभग कोरोना वायरस का एक और नाम है, जो कि 2019 में जनरेट हुआ था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो कौन सा भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो यहां पर भी इस बंदे ने इसका गलत यूज किया है। तो यह भू संसाधन, देखिए भू संसाधनों का अगर संरक्षण करोगे, अगर आप पेड़ काटते हो तो क्या भू संसाधनों का संरक्षण होगा? नहीं होगा। इसलिए वनोन्मूलन यानी डिफोरेस्टेशन ये करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य भेजे जाते हैं? 12 सदस्य भेजे जाते हैं। 77 की बात करें, हिमाचल प्रदेश राज्य में 68 विधानसभा क्षेत्रों की सीटें हैं। टोटल फाइबर से जो कताई करते हैं उसी से धागा बनाते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, जिनका संबंध है कुचिपुड़ी से, तेलंगाना से। हेमिस त्योहार अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, लद्दाख से संबंधित है। 81 की बात करें, पहली 3D फिल्म थी हमारे भारत की, जो माय डियर कुट्टीचाथन नाम से फेमस हुई थी। और फीका फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? जो गोल्डन बूट का पुरस्कार दिया गया था। इसमें सोने से बने हुए जूते का ऐसा कुछ जो गोल्ड मेकिंग का था, जो कि गोल्डन बूट था एक तरह से, वो पुरस्कार इसको मिला था। ठीक है, फीफा के अंदर फुटबॉल कप में 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस आयोजित हुआ था। इसका आयोजन पता है कहां हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस पुरुषों का एकल खिताब है, जो कि किसको मिला है? तो इसमें ऑप्शन रहेगा हरमीत देसाई, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। 85 की बात करें, 85 में 2017 में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जो जीता है, पूजा कादिया ने जीता है दोस्तों। किसने जीता है? पूजा कादिया ने जीता है। पानीपत का पहला युद्ध आप सभी को पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का अमरकंटक है, आप सभी जानते हैं। 88 की बात करें, 88 में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना होती है? 10 वर्षों के अंतराल में होती है। बेसिक क्वेश्चन था। 90 की बात करें, 2011 की मतगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही? उत्तर प्रदेश की रही थी। भारत में विशालतम नदी भूमि की जो डेल्टा बनाती है वो सुंदरवन डेल्टा है, आप सभी जानते हैं। आधा क्षेत्र बांग्लादेश में है, आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। भारत में इन्होंने पहली फैक्ट्री 1608 में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 93 अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। इसमें रतौंधी रोग जो होता है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। 94 की बात करें, पृथ्वी तक जो सूर्य से किरणें पहुंचती हैं वो 8 मिनट में जाकर के पहुंचती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। भांगड़ा नृत्य आप सभी जानते हैं, पंजाब से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो दहेज निषेध अधिनियम
दहेज निषेध अधिनियम 1961 जो कि है, इसमें तीन प्रकार की स्थितियां हैं। तीन प्रकार की स्थितियों की बात करूं तो मैं, एक तो शादी से पहले दहेज की डिमांड कर देते हैं, एक एन मौके पर शादी के टाइम पर दहेज की डिमांड करते हैं, एक शादी होने के बाद में भी दहेज की डिमांड करते हैं। इसलिए इसमें तीन प्रकार की स्थितियों का व्याख्यान मिलता है। 97 की बात करें, दंड संहिता की धारा 354 का जो मुद्दा है वो महिलाओं से किसी मुद्दे से जुड़ा हुआ अपराध से संबंधित है, तो वो किस चीज को उजागर करता है। इसमें क्या होता है कि जो दंड संहिता 354 जो हमारी धारा है, आर्टिकल 357 में इस चीज को लिखा गया है कि महिलाओं की जो मर्यादा है उसको भंग करना, या उनके कपड़े खुलवाना, या फिर ऐसी कुछ उत्पीड़न जैसी कंडीशन अप्लाई करना, ये सब 354 में आता है। 98 में आता है भारतीय दंड संहिता की धारा जो 376 है, इसमें दंड का प्रावधान किया गया है, वो भी बलात्कार से संबंधित धारा है, बिल्कुल करेक्ट है। 99 की बात करें, स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक शारीरिक चोट पहुंचाना है, जो हिंसा के अंतर्गत आता है। दोस्तों, पॉक्सो एक्ट की बात करें, पॉक्सो एक्ट की स्थापना, देखिए डेट में आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, लेकिन यहां पर एक्चुअल डेट पूछी गई है, और एक्चुअल डेट जो है पॉक्सो एक्ट की वो 14 नवंबर 2012 है। दोस्तों, 14 नवंबर 2012 पॉक्सो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे बात करें, 101 पे बात करें, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम, जो कि पुलिस इकाई के गठन किया गया था, ये जिला लेवल पर इसका स्थापना की गई है। बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम, कितने वर्ष के बालक के लिए? 14 वर्ष के बालक के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। 103 की बात करें, अनैतिक व्यापार रोकथाम से जो है वो 1956 में लागू हुआ है। 104 की बात करें तो ये महिलाओं से संबंधित एक महिला थी विशाखा नाम की, उनके साथ में कुछ करते हुए थे, उनके प्रावधानों से संबंधित एक नियम दिशा निर्देश बनाए गए थे लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित, जिसका नाम विशाखा रख दिया गया था। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे मर्यादा नाम से रखा गया था, पूरे भारतवर्ष में एक आयोग भी बनाया गया है, सॉरी मर्यादा ने, निर्भया नाम से। सती प्रथा की रोकथाम के लिए बंगाल सती विनियम की स्थापना 1829 में की गई थी। आगे बात करें 106 नंबर की, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थित हैं? तो 11 हैं। आगे बात करें, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा? रानी कनकवती के, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह था। 109 की बात करें, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में 1979 में एक जो है डाक टिकट जारी किया था। 110 की बात करें, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता थे पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया, इनको क्रिकेट के जगत में फेमस थे ये लोग। सॉरी, पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया जो थे वो क्रिकेट से संबंधित हैं, ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है। आगे बात करें, 111 में आना सागर झील का जो निर्माण है आनाजी चौहान ने बनवाया था। राजस्थान जमींदारी विश्वदारी उन्मूलन का जो कार्यक्रम है ये 1959 में स्टार्ट किया गया था। 113 की बात करें तो 2008 में राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ को घोषित किया गया था। जल महल किस झील में बनाया गया है? तो ये आप सभी को पता है। वन की आशा किसको कहते हैं? बनास नदी को कहते हैं। 116 की बात करें, जाखम बांध है जो जाखम बांध की बात की जाए तो जहां तक है जाखम बांध जो है मोहनलाल सुखाड़िया, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया है, न कि हरदेव जोशी है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इनका शिलान्यास किया गया था। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? सभी जानते हैं, राजसमंद में है। दर्रा अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो दर्रा अभ्यारण्य की जो स्थापना है वो दोस्तों 2004 में की गई थी। कब की गई थी? 2004 में। समुद्र तल में घोसी पहाड़ी की अनुमानित जो ऊंचाई है वो 740 मीटर है, ये ध्यान रखना। कोटा किस नदी के किनारे पर है? सभी जानते हैं, चंबल नदी के किनारे पर है। डीएमआरसी का पूरा नाम क्या है? डेजर्ट मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर है इसका पूरा नाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 122 की बात करें, 122 में हमारे राजस्थान का जो पूरे भारत में क्षेत्रफल है वो 10.4 क्षेत्रफल पर है, तो ये करेक्ट रहेगा, बिल्कुल सभी लोग जानते हैं। 123 की बात करें तो इसमें शून्य बजट आधारित जो प्राकृतिक कृषि योजना है वो 36 स्थलों में या 36 ग्राम पंचायत में शुरू करने की योजना बनाई गई है। 2015 तक जून तक भारत में जो सौर ऊर्जा में स्थान है भारत का वो पहला है, ये ध्यान रखना। अभी भी पहला ही है। सिरनी राजस्थान के लिए मुख्य जल छत्र बनाती है, अरावली बनाती है। और हम बात करें किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क, ये जोधपुर से संबंधित है दोस्तों। जोधपुर से मैंने कई बार बोला है, कई बार बताया भी आपको मेरी क्लास में। 127 की बात करें, राज्य मूल्यांकन संगठन की बात करें 127, तो 127 दोस्तों इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, और मेरे हिसाब से 1954 करेक्ट रहेगा, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 128 की बात करें तो राज्य सड़क नीति की बात करें तो 1994 में राज्य सड़क नीति, 128 में 1994 करेक्ट है।
राजस्थान का कौन सा स्थान है बाजरा उत्पादन में? आप सभी को पता है पहला स्थान है भैया। 130 की बात करें तो 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में हमारे यहाँ से भैरव सिंह शेखावत है, जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में भी शपथ ली थी। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय है जिसका नामकरण हमारे तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर चेंज किया कर दिया गया था। उनका नाम था, उस विश्वविद्यालय का नाम है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष किसको पूछा गया है? जब भी पूछा जाए तो हमारे राज्यपाल इसके आंसर रहेंगे। और 133 की बात करें तो जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज, ये भाई साहब सचिन पायलट से संबंधित सवाल था। आगे 134 की बात करें, जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व कैबिनेट मंत्री कौन रहे हैं? तो बुलाकी दास कल्ला है, जो कि इसके करेक्ट आंसर है। 135 की बात करें, मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रहे हैं। और 136 की बात करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कि कार्यकाल से संबंधित है, वो विधायिका के कार्यकाल से, तो 172 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 137 की बात करें, कौन राज्य में कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? तो राणा कुंभा, बिल्कुल करेक्ट है। 138 की बात करें तो 138 में जो महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार है, इसको कब शुरू किया गया? 1982, यानी ऑप्शन नंबर बी। 139 की बात करें, राज्य खेल परिषद की स्थापना कब हुई? 1957 में राज्य खेल परिषद की स्थापना हुई थी हमारे राजस्थान में। 140 की बात करें, पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंने कई बार बोला है, याद कर लेना, ये बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी टकोमिला। 141 की बात करें, 141 में क्या है कि जो किसी पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसी को, हमारे भारत में जो राजस्थान है, उसको एक पुरस्कार दिया गया था, सम्मानित भी किया गया था। तो हमारे राजस्थान में जो कि तंबाकू पर नियंत्रण के लिए अग्रणी रहा था, इस वजह से इसको सम्मानित किया गया था। 142 की बात करें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में 2019 में जो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, वो गुलाब कोठारी को दिया गया था। 143 की बात करें तो हमारे अलवर जिले की रहने वाली है पायल जांगीड़, और इन्हीं को बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने कई सारे फोटो शेयर किए थे और कई सारे ऐसे कृत्य किए थे, कई सारे ऐसे काम किए थे, इसलिए इनको ये सम्मान दिया गया था। 144 की बात करें, न्यूकोमोनियासिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो नई दिल्ली आता, और राज्य पूछता तो राजस्थान जवाब देना है। किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया है? तो दोस्तों वैसे तो जयपुर में प्रजामंडल के गठन से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहां पर दौलत राम भंडारी रहेगा, क्योंकि ये प्रजामंडल कमेटी के एक सदस्य रहे थे। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान कितना है? 16% है। 147 की बात करें, झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद संतोष अहलावत है। और 148 में कोलायत का वार्षिक मेला जो राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? बीकानेर में पड़ता है। कोलायत एक स्थान का नाम है, तो वहां पर ही वार्षिक मेले का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 49 की बात करें, राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। 150 की बात करते हैं, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या थे? मुख्य न्यायाधीश रहे हैं दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश। मैंने दोस्तों मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है आप सभी को सारे ही टोटल क्वेश्चनों के जवाब देने का। आप सभी मैच करवा सकते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट लिखकर जवाब दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना है, जो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।